आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियों में दोस्तों कहानी विधि। तो दोस्तों आपको कहानियाँ पढ़ने में बहुत आनंद आता होगा, बहुत मज़ा आता होगा। उसी से संबंधित आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण कहानी पद्धति का सविस्तार से वर्णन करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन बंसारे और हम देख रहे हैं दोस्तों बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण, उसमें जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहले बात करें हम कहानी पद्धति की, स्टोरी टेलिंग मेथड की। तो दोस्तों यह जो विधि है छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए क्या होती है, बहुत ही लाभकारी व उपयोगी होती है। जैसे बचपन में हमने भी बहुत सारी कहानियां सुनी होगी जो टीचर कहते हैं और उसको हम अच्छे से याद कर लेते थे, समझ में भी आती थी। तो यही बात है कि ये छोटी क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी स्टोरी टेलिंग मेथड होती है। अब बच्चों का दोस्तों यह स्वाभाविक गुण है, यह होता है कि वह कहानी क्या करते हैं, अधिकतम सुनना पसंद करते हैं। और इस विधि द्वारा हम विभिन्न तथ्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का ज्ञान सरलता पूर्वक छात्रों को हम क्या कर सकते, करा सकते हैं, जिससे बालक की ज्ञानार्जन में रुचि रहेगी। कहानी पद्धति अति प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षण विधि मानी जाती है। ये जो कहानियां जो सुनाने की है, हमारी बचपन में नानी सुनाया करती थी, तो ये प्राचीन काल से चलती आ रही शिक्षण विधि है। और कहानी विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो अध्यापक कहानी सुना रहा है, जो मतलब सुना रहा है, आवश्यक नहीं है कि जो कहानी सुना रहा है उसको अच्छे से टैलेंटेड वो व्यक्ति होना चाहिए और वो कहानी कहने की कला में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। उसे शब्द चित्रण के द्वारा छात्रों के समक्ष वही भाव और परिस्थितियां उत्पन्न कर देनी चाहिए जो भाव और परिस्थितियां कहानी में चित्रित की है। कभी कभार हम बहुत ही डरावनी कहानियां सुनते हैं, तो नानी और बचपन में सुनाती रहती थी, तो इतने भाव उसके अंदर, शब्द चित्र इतने अच्छे और वो जो कहने की जो कला होती है उसमें इतने निपुण होते थे कि जो भाव है वो हमारे सामने और उसकी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते थे। तो जिससे क्या होता था कि हम खुद स्वयं डरने लग जाते थे। और यही हमें छात्रों के साथ डराना नहीं, मतलब उनको कहानियां में बतानी है। और वो जो कहानी कहने वाला है उसने बहुत ही टैलेंटेड यानी कि कला में निपुण होना चाहिए कहने के लिए, क्योंकि उसको अंदर से अच्छा नॉलेज रहेगा और आत्मविश्वास के साथ कहेगा। तो उसे शब्द चित्रण के द्वारा छात्रों में के समक्ष वही भाव, वही परिस्थितियां उत्पन्न कर देनी चाहिए जो भाव और परिस्थितियां कहानी में चित्रित की गई है। साथ ही दोस्तों अध्यापक की भाषा, उक्ति व वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए और जिससे छात्रों को वह अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके, खींच सके। वास्तव में किसी कहानी को अच्छी प्रकार से कहने की योग्यता को शिक्षक का उचित रूप से आवश्यक गुण माना गया है। अब बात करें कि कहानी पद्धति का प्रयोग कैसे करें, हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग मेथड। कहानी विधि को सफलतापूर्वक कहने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कहानी से संबंधित पाठ्य वस्तु पर शिक्षक का पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए, यानी पूरी कहानी उसको आनी चाहिए, पूरी वो समझ में आना चाहिए शिक्षक को पहले। और कहानी की जो भाषा है दोस्तों इतनी सरल होनी चाहिए, इतनी शुद्ध होनी चाहिए जिससे वो क्या हो सके, प्रभावशाली बन सके। और कहानी प्रस्तुत करते समय अध्यापक छात्रों को निष्क्रिय श्रोता मात्र न बना दे, मतलब ऐसी भी कहानी नहीं कि उनको बोरिंग फील होने लगे और सुने ही नहीं। इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में मतलब अध्यापक क्या करे कि बच्चों से क्वेश्चन भी करते जाए और उनसे कुछ सहयोग भी लेता जाए कि हाँ ऐसा होता होगा। अब आगे की बात करें फोर्थ पॉइंट की, कि जो भी कहानी अध्यापक बच्चों को सुनाए वह उसे कंठस्थ होनी चाहिए, उसमें लिखित सामग्री का सहयोग नहीं लेना चाहिए। जो भी कहानी है वो बच्चों को सुनाना है तो उसे कंठस्थ होनी चाहिए, तब जाके सुना पाएगा। उसमें लिखित सामग्री का उपयोग या सहयोग नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से यदि हम पढ़ रहे हैं और किताब को ही पढ़ते जा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं तो किताब का सहारा ले रहे हैं, तो वो किताब में जो साहित्य रहेगा वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, जो कि अपनी भाषा में और सरल भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। जब उसको कब होगा, जब अध्यापक को स्वयं कंठस्थ हो।
कहानी को व्यवस्थित कालचक्र में बांध देना चाहिए, वह क्रमबद्ध तरीके से उसका विवरण करना चाहिए। कहानी को कालचक्र में यहाँ से इतना कुछ समय के कुछ रुके, कुछ बताएं, हाव भाव एक्सप्रेशन टीचर के, ये इसके तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उसका विवरण करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक को कहानी के प्रमुख प्रसंगों, घटनाओं, पात्रों, वार्तालाप आदि पर विशेष बल देते हुए कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। अभिनय को दोस्तों एक बात और भी है कि यहाँ पर अध्यापक जो है, जो पढ़ा रहा है, उसको अभिनय की कला का भी सहारा लेना चाहिए और कहानी कहते समय ये करना चाहिए उसने। इनसे उसका प्रस्तुतिकरण से क्या होगा, कहानी और प्रभावशाली बनेगी। और आवश्यक सहायक सामग्री का प्रयोग भी कहानी चित्रण के स्तर पर किया जाना चाहिए। कहानी की भाषा, विषय वस्तु छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी जो हम बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे बच्चों को, तो वो विषय वस्तु छात्रों के लेवल की होनी चाहिए जिनको पढ़ा रहे हैं। अब बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको यदि आप भूत प्रेत की कहानी बताएंगे तो वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, लेकिन छोटे बच्चे जो है उनको आप बताएंगे और कहानी में इंटरेस्ट जगेगा। साथ में उनके लेवल की कहानी होनी चाहिए। वो अच्छा अध्यापक है कि जो उसके लेवल की बात करे। और अध्यापक को कहानी स्वाभाविक ढंग से रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए। कहानी कहते समय क्या करना चाहिए कि अध्यापक भावनाओं में इतने विलीन न हो जाए कि वह मूलभूत उद्देश्य को विस्तृत कर बैठे। इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कोई कहानी है, उसको पढ़ा रहे हैं और एक मूलभूत भावनाएं जो होती है उसमें इतना अंदर चले जाए, विलीन हो जाए कि वह जो मेन उद्देश्य है, जो कहानी का लास्ट पॉइंट है, वो बता ही नहीं पाए। अब कहानी पद्धति के दोस्तों कुछ गुण हैं, ये हमने प्रयोग करना जाना। अब उसके कुछ गुण हैं और गुण के बारे में हम बात करते हैं कि यह बालक को ज्ञान अर्जित करने का सरल व सबसे रोचक आधार माना जाता है। और दूसरा गुण यह है कि छोटी आयु के बालकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है। तीसरा गुण यह है कि इसके द्वारा बालकों की कल्पना व निर्णय शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। चौथा गुण है, पात्रों के चारित्रिक गुणों के विवेचन के माध्यम से अध्यापक छात्रों में अनेक चारित्रिक गुणों का विकास करता है। पात्र जो जिसकी कहानी कह रहे हैं, उसके जो गुण हैं उसकी हम विवेचना करेंगे तो उसके माध्यम से छात्रों में भी क्या आ सकता है, चारित्रिक गुणों का विकास अध्यापक कर सकता है। पांचवा है, बालक के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि बहुत ही उपयोगी है। चरित्रों के साथ साथ अध्यापक अपना आत्मीकरण स्थापित कर लेते हैं, वो अपनी मनोवैज्ञानिक इच्छाओं को संतृप्त करते हैं। अब ये हमने गुण देखे कहानी पद्धति के। अब कहानी पद्धति के कुछ दोष भी दोस्तों, डीमेरिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। जो कहानी बच्चों की रुचि के अनुकूल नहीं होगी, बच्चे उसमें न तो रुचि लेंगे और न ही ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कहानी के दोष है। यदि हम उसको कहानी पढ़ा रहे उनसे संबंधित नहीं होगी, उनके अनुकूल नहीं होगी, तो बच्चे उसमें न तो रुचि लेंगे और न ही उनके ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। सेकंड दोष ये हो सकता है कि यह विधि छात्रों के तर्क व चिंतन शक्ति के विकास की ओर स्थान नहीं देती। यदि हम कहानी पढ़ा रहे हैं और काल्पनिक कहानी पढ़ा रहे हैं तो वो तर्क व चिंतन शक्ति के विकास में सहयोग नहीं होती। थर्ड दोष ये है दोस्तों कहानी पद्धति का कि छात्रों के विकास यानी कि भाषा विकास पर भी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। और फोर्थ है, अच्छे शिक्षक के कहानी कौशल की क्षमता पर ही इसकी सफलता निर्भर करती है। यदि कोई शिक्षक है और वो उसको स्वयं को नहीं उसकी कौशल क्षमता नहीं है तो ये कहानी अच्छी नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से जल्दी देख ले कि कहानी विधि से आप क्या समझते हैं। तो कहानी विधि दोस्तों, यह विधि छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी उपयोगी होती है। बच्चों का स्वाभाविक गुण ऐसा ही होता है कि कहानी सुनना पसंद करते हैं और इस विधि द्वारा विभिन्न तथ्यों, घटनाओं, परिस्थितियों का ज्ञान हम सरलता पूर्वक छात्रों को करा सकते हैं, जिससे बालक की ज्ञानार्जन में रुचि रहेगी। कहानी पद्धति अति प्राचीन काल से चलती आ रही है। हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई विधि के साथ। जय हिंद।